Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science। हम लोग यूपी एलटी ग्रेड 2013 वाला पेपर जो है वो कंटिन्यूसली कर रहे हैं और ये आज जो है थर्ड पार्ट है। हम इसको 6 पार्ट में पूरे पेपर को खत्म करेंगे। ठीक है, शुरू करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 60 तक के क्वेश्चन आज हम लोग जो है वो करेंगे। ठीक है, चलिए। तो टीचिंग पीपल्स टू यूटिलाइज देयर फ्री टाइम इन ए कंस्ट्रक्टिव मैनर, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है रिक्रिएशन। ठीक है, ये इजी सा क्वेश्चन था इसलिए मैंने आंसर इसका सीधा सीधा आपके सामने रख दिया। दूसरा, इसमें क्वेश्चन एक और पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। जो क्वेश्चन वो पूछता है कि अगर पीपल अपना टाइम, अपना फ्री टाइम जो है या फिर अपना कंस्ट्रक्टिव टाइम भी अगर घर से बाहर कहीं पे भी जैसे हट में या टेंट में स्पेंड कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम? कैंप। और एक विशिष्ट स्किल सीखने के लिए अगर हम अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम ट्रेनिंग। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको इस क्वेश्चन में सीखनी थी। ठीक है, वो आपको पता चल गई होगी। अब हम लोग जो है वो मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 पे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। अब क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो विच इज द थ्योरी ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग? इनमें से कौन सी थ्योरी है जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की? कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी है, थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स है, इमिटेशन की थ्योरी है, या पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की थ्योरी है? इनमें से कौन सी थ्योरी है, हमें उसकी बात करनी है। विच थ्योरी ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग? ठीक है, तो थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, चलिए बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। टू प्रमोट द पीपल फॉर एनी वर्क एंड टू मोटिवेट देम इज नोन एज, मतलब एक से ज्यादा लोगों को एक ही सिंगल डायरेक्टेड एम के लिए, एक ही काम करने के लिए मोटिवेट करना, या फिर उनको इस तरह से डायरेक्टेड करना कि वो उस गोल को अचीव करने के लिए एक साथ काम करें, तो इसको हम क्या बोलते हैं? लीडरशिप। ठीक है, दूसरा इवैल्यूएशन की बात करें तो इवैल्यूएशन क्या है? इवैल्यूएशन अपने आप में एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, हम टेस्ट के कुछ मेजरमेंट्स लेते हैं और उन मेजरमेंट्स के बेसिस पे कुछ कंक्लूजन्स निकालते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इवैल्यूएशन। अब पब्लिक रिलेशन की बात करें तो इसमें क्या आता है, जैसे फॉर एग्जांपल पब्लिक रिलेशन में आएगा आपका, जैसे आप टीवी पे बैठ के क्रिकेट का मैच देख रहे हैं, ठीक है, तो ये पब्लिक रिलेशन में आएगा। ठीक है, आप स्टेडियम में बैठ के क्रिकेट का मैच देख रहे हैं तो वो पब्लिक रिलेशन का पार्ट होगा। ठीक है, बाकी लीडरशिप का मैंने बता दिया आपको। कॉमन डायरेक्टेड गोल के लिए अगर आप ग्रुप ऑफ पीपल्स को आप लीड कर रहे हो तो वो प्रॉपर्टी आपकी क्या होगी? वो आपकी लीडरशिप की प्रॉपर्टी कहलाएगी। और ये अपने आप में 4 प्रकार की होती है जिसको मैं पहले ही आपको कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो इसमें सी आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ हमारे कितने होते हैं? तो ये तो इजी सा क्वेश्चन है, 32 हमारे परमानेंट टीथ होते हैं। ठीक है, अच्छा टीथ में भी अगर इसके टाइप्स आ जाते हैं, ठीक है, तो उन टाइप्स को भी आप याद कर लीजिएगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NSNIS? ठीक है, NSNIS की फुल फॉर्म आपने याद करनी है। पहले ये NIS हुआ करता था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, बाद में इसको NSNIS में कन्वर्ट किया गया। तो अभी इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 46, इन आर बॉडी मेन सोर्स ऑफ बॉडी एनर्जी, हमारी जो शरीर है उसमें मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो क्या रहता है? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और मिनरल्स। अच्छा, ये बात आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जहां तक सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करी जाती है तो सिंपलेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या आता है आपका? वो आपका आता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो इसका आंसर तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। लेकिन इनको भी देख लेते हैं। जब प्रोटीन को क्या बोलते हैं हम लोग? बॉडी बिल्डिंग फूड। और विटामिन और मिनरल्स, इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव फूड, क्योंकि हमें ये कई सारी बीमारियों से बचाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। बाकी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अगर कोई क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी आपसे पूछता है तो भी कार्बोहाइड्रेट ही होगा। ठीक है, अगर एटीपी वहां पे नहीं दिया होगा तो। ठीक है, चलिए बेहतरीन, बहुत अच्छे। अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, फैट सोल्यूबल विटामिन। ये इजी सा क्वेश्चन है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ
कि आपको बी सी जो विटामिन है, गई भैंस पानी में, ऐसे करके आप उसको याद रख सकते हो। बी सी छोड़ के बाकी ए डी ई के जो विटामिन है वो क्या हो जाएंगी, वो आपकी फैट सॉल्युबल विटामिन हो जाएंगी। तो ये इजी सा क्वेश्चन है, इस पे ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। अब हम इस पे बात करेंगे। इस क्वेश्चन को बाकी अच्छी तरह से देखने की जरूरत है और हम लोग देखते हैं इसको। स्किनर गेव फॉलोइंग डेफिनेशंस रिलेटेड टू लर्निंग। स्किनर ने लर्निंग से रिलेटेड जो है वो डेफिनेशंस दी है। अब मैं डेफिनेशन आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि कौन सा आंसर जो है वो सही है। लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। कह रहा है एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग के थ्रू मॉडिफिकेशन में बिहेवियर, जो बिहेवियर है उसमें मॉडिफिकेशन है, ठीक है, ये बात कही है। या फिर लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन, ये कहा है स्किनर ने। या फिर सी, लर्निंग इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, लर्निंग इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टफ सिचुएशन, ठीक है। तो बेसिकली इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कि राइट आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर। स्किनर ने जो कहा था वो ये कहा था कि लर्निंग इज द प्रोग्रेसिव बिहेवियर ऑफ एडेप्टेशन, ठीक है। चलिए बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या है? द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, मतलब माता पिता से बच्चों की तरफ जो ट्रेट है उसका ट्रांसमिशन है, जो गुण है उनका ट्रांसमिशन है। या फिर एनवायरनमेंट इज अ एक्सटर्नल फोर्स विच इन्फ्लुएंसेस। एनवायरनमेंट वो बाहरी फैक्टर है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। सी में बोला गया है एनवायरनमेंट इज सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल ट्रेट। एनवायरमेंटल क्या है, वो उन सब का टोटल है जो इन्वॉल्व इंडिविजुअल ट्रेट में मिलती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। एनवायरनमेंट इज एक्सटर्नल फैक्टर विच इन्फ्लुएंसेस, ठीक है। वातावरण क्या है, एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो हमें इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। लीग टूर्नामेंट इज आल्सो नोन एज रॉबिन राउंड टूर्नामेंट। ये इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। अच्छा, इस क्वेश्चन के बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कि न्यूज़पेपर, टीवी, एग्जीबिशन आर द मेन सोर्स ऑफ। ये सारे के सारे किसके मेन सोर्स हैं? ये टीचिंग के तो है नहीं, क्योंकि टीचिंग में एक टीचर होना चाहिए, एक टॉट होना चाहिए, दूसरा एक मटेरियल होना चाहिए, और या बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर टू टीच, ठीक है। एवेल्युएशन में क्या होना चाहिए, एक पर्टिकुलर कोई टेस्ट होना चाहिए, उसके कुछ क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव डेटा हमारे पास होना चाहिए, फिर डेटा के एनालिसिस के थ्रू हम क्या करेंगे, एवेल्युएशन करेंगे। जनरलाइजेशन एक अलग चीज है, कि मतलब एक कॉम्प्लेक्स चीज है उसको इतना सरल तरीके से समझा देना, सरल तरीके से प्रेजेंट कर देना, उसको हम जनरलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अगले पब्लिक रिलेशन, तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि इनडायरेक्टली जब हम किसी गेम में या किसी भी चीज में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसको पब्लिक रिलेशन में लेके आते हैं कॉमनली, ठीक है। बढ़िया, तो इसका पब्लिक रिलेशन आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। द कंपटीशन कंडक्ट बिटवीन द प्लेयर्स ऑफ टू और मोर इंस्टीट्यूशन, दो या दो से ज्यादा इंस्टीट्यूशन या बाहर के इंस्टीट्यूशन के साथ जो भी मैचेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इंट्राम्यूरल, नॉकआउट, एक्स्ट्राम्यूरल, चैलेंज टूर्नामेंट। अच्छा, इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट किसको बोलते हैं? हमेशा जो टूर्नामेंट हमारे खुद के डिपार्टमेंट के अंदर ही खेले जाते हैं उनको बोलते हैं हम इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट। नॉकआउट किसको बोलते हैं? नॉकआउट इज अ काइंड ऑफ टूर्नामेंट इन विच की एक ही बार गेम खेलती है कोई भी टीम, अगर जीतोगे तो सरवाइव करोगे आगे, हारोगे तो बाहर हो जाओगे, ठीक है। विन टू अप वाला ये टूर्नामेंट रहता है नॉकआउट टूर्नामेंट को, ठीक है। सर्वाइवल इज द फिटेस्ट की लाइन भी नॉकआउट टूर्नामेंट से मैच करती है, तो आप इस चीज को याद रखेंगे। एक्स्ट्रा म्यूरल टूर्नामेंट में क्या होता है? एक्स्ट्रा म्यूरल टूर्नामेंट का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन या किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन से मैच खेल रहे हैं या दूसरे डिपार्टमेंट से मैच खेल रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम? एक्स्ट्रा म्यूरल टूर्नामेंट। चैलेंज टूर्नामेंट में क्या होता है कि इसमें एक तरह का हायरार्की ऑर्डर होता है, जिसमें नीचे के अपने से दो नीचे वाला, जो जैसे फॉर एग्जांपल रैंकिंग है, ये ज्यादातर किसमें होता है? टेबल टेनिस हो गया आपका, बैडमिंटन हो गया, ओपन टेनिस का मैच हो गया, इन सब में ये चैलेंज टाइप के टूर्नामेंट होते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी प्लेयर जो अपने से दो रैंक ऊपर वाले प्लेयर को चैलेंज कर सकता है, ठीक है, और वो उसको इमीडिएटली 2 से 3 दिन के अंदर उसको मैच खेलना होता है, राइट। चलिए बेहतरीन है। और लेकिन होता क्या है इसमें, अगर नीचे वाला खिलाड़ी अगर जीत जाता है तो अपनी पोजीशन एक्सचेंज हो जाती है उनकी, ठीक है। बात समझ में आई इतनी सी? चलिए अभी देखते हैं द मेजरिंग
ऑफ वॉलीबॉल कोर्ट। तो वॉलीबॉल कोर्ट का मेजरमेंट क्या होता है, 18/9 मीटर का होता है। ये इजी सा क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस क्वेश्चन को देखिए थोड़ा सा, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसके इफेक्ट को हमें देखना है। इम्प्रूव विल पावर, तो बिल्कुल बात सही है, हमारी जब बॉडी अच्छी रहेगी तो हम अच्छा महसूस करेंगे और हमारी विल पावर भी अच्छी होगी। डिक्रीज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ऐसा नहीं होता कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो और आपकी जो हार्ट रेट है वो डिक्रीज होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। इम्प्रूव टॉलरेटिंग पावर, देखिए इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे जब हम एक्सरसाइज करते हैं, इम्प्रूव द टॉलरेटिंग पावर, ये भी बात सही है कि जो टॉलरेंस कैपेसिटी है वो बढ़ती है। ठीक है, तो इसके कौन से हो जाएंगे, इसके सी और ए जो है दोनों आंसर क्या हो जाएंगे, वो ठीक आंसर हो जाएंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है, वो डिजीज जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मतलब फैलती हैं एक से दूसरे में। ठीक है, जैसे आपने हैंड शेक किया या आप किसी के टच में आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कोविड-19 की बात करें तो वो एक कम्युनिकेबल डिजीज है, थ्रू एयर उसका ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए फ्रैक्चर तो नहीं हो सकता, ये कम्युनिकेबल नहीं है कि किसी और को फ्रैक्चर हो रहा है, आपने उसको हाथ में लाया और आपको फ्रैक्चर हो गया, ऐसा तो नहीं होता ना। ठीक है, कैंसर भी ऐसा नहीं है कि आप किसी कैंसर पेशेंट के साथ रह रहे हैं तो आपको भी कैंसर हो जाए। हार्ट अटैक इज आल्सो नॉट दैट काइंड ऑफ द थिंग। सो वायरल फीवर विल बी द कम्युनिकेबल डिजीज टाइप। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो ए आंसर ठीक हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। बेरी बेरी इज अ कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी की कमी की वजह से बेरी बेरी रोग होता है, तो इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। लेट्स सी दैट द कम्युनिकेबल डिजीज आर दो डिजीज विच। अब यहाँ पे देखना है आपको कि कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है वो कौन सी डिजीज होती है। डू नॉट स्प्रेड बाय टचिंग ईच अदर, ये तो बात गलत है। कम्युनिकेबल डिजीज तो ट्रांसफर हो जाती है ना, आप शेक हैंड करेंगे तो हो जाएगी। डू नॉट स्प्रेड बाय एयर, एयर से भी होता है कंटेजियस। ठीक है, अभी आप कोरोना के टाइम में सुनने में आ रहा था कि एयर बर्स्ट हो रहा है। डू नॉट स्प्रेड बाय वेरी फास्ट, तो कम्युनिकेबल डिजीज तो बहुत तेजी से फैलती है। ठीक है, स्प्रेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टचिंग, तो ये डी आंसर जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे। विच टाइप ऑफ जॉइंट फाउंड इन एल्बो एंड नी। एल्बो और नी में किस टाइप का जॉइंट होता है, तो एल्बो और नी में किस टाइप का जॉइंट होता है, ये आपका हिंज टाइप का जॉइंट होता है। सी इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58। फॉर द फॉर्मेशन विच एलिमेंट इज नेसेसरी, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत हो गया है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ। अब इसमें कई सारे अलग अलग चीज हो जाएंगे। चलिए, इसमें ये पूरा क्वेश्चन नहीं लिख पाया तो मैं इसको और ज्यादा बेहतरीन तरीके से आपको स्पेसिफाई करता हूँ इसको थोड़ा। ठीक है, चलिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, अगर मैं यहाँ पे बोन्स के फॉर्मेशन की बात करूं, बोन्स के फॉर्मेशन की बात करेंगे तो क्या, पोटेशियम और कैल्शियम, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, आपके आंसर हो जाएंगे इस केस में। किस केस में, जब मैं हड्डियों या फिर आपके टीथ या बोन्स के फॉर्मेशन की बात करूंगा। ठीक है, बात समझ में आती है। दूसरा, ब्लड के फॉर्मेशन में जो एक्टिव रोल प्ले करता है या ब्लड की क्लॉटिंग में एक्टिव जो रोल प्ले करता है वो क्या होता है, आपका आयरन। दूसरा, आपको गोएथर रोग के प्रोटेक्शन में, प्रोटेक्शन फॉर्मेशन ऑफ गोएथर डिजीज क्या हो जाएगा, आपका आयोडीन। ठीक है, बात समझ में आती है आपको। चलिए बेहतरीन, आगे चलते हैं। इसमें जो आंसर लिखा हुआ है वो यही है कि मतलब आयरन किसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो ये ब्लड के फॉर्मेशन से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 59। द कंपटीशन कंडक्टेड इनसाइड द वॉल ऑफ इंस्टीट्यूशन। कोई भी कंपटीशन है जो आपके डिपार्टमेंट की वॉल्स के अंदर हो रहा है, मींस आपका एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है, उसी इंस्टीट्यूशन में कई सारे मैचेस हो रहे हैं, तो इस टाइप के मैचेस को हम क्या बोलते हैं, इंट्राम्यूरल। जहां हमारी खुद की टीमें आपस में हम तैयार कर रहे होते हैं, हम अपने, अच्छा इसका एक बात और, एक क्वेश्चन और आप याद रखेंगे कि इंट्राम्यूरल का जो एम रहता है वो क्या रहता है, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन के थ्रू हम ये जान पाए कि कितने बच्चे खेलना जानते हैं। because there are lots of shy students, they are good at particular game, they do not want to participate, right? So the main objective of the intramural tournament is to give the chance to maximum number of player to find out the actual talent, right? बढ़िया, चलिए अब चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम। स्टोक वॉल्यूम ऑफ द पर्सन इज एन एवरेज।
तो एवरेज में अगर देखा जाए तो किसी भी पर्सन का जो स्टॉक वॉल्यूम आता है वो आता है 80 ml। ठीक है, तो आज की क्लास मेरे प्यारे बच्चों यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।